मॉनिक यानी मनी आईक्यू चैनल में खुश आमदीद। फाइनेंस पर पाकिस्तान के बेहतरीन चैनल्स में से एक। तो आज हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? आज हम पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम माशी मसले को समझने की कोशिश करेंगे, और वो है एक्सचेंज रेट इल्यूजन, यानी एक्सचेंज रेट के धोखे की वो भारी कीमत जो पाकिस्तान अदा कर रहा है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही ज़बरदस्त कोट से करते हैं, जो आसान लफ्ज़ों में हमारे आज के पूरे टॉपिक का निचोड़ है। कहते हैं कि हिस्ट्री गवाह है कि जब आप करेंसी को लंबा अरसा मसनूई तौर पर स्टेबल रखते हैं तो ये असल में एक्सपोर्ट्स पर टैक्स और इंपोर्ट्स पर सब्सिडी बन जाता है। आइए इसी बात को आज तफसील से खोलकर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये एक्सचेंज रेट इल्यूजन आखिर है क्या चीज़? देखें, सीधी सी बात है, ये तब होता है जब आपकी करेंसी की कदर, उसकी वैल्यू असल हकीकत से हटकर हो और इसकी कीमत वो बहुत भारी पड़ती है। चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। एक्सचेंज रेट होता क्या है? ये बस एक मुल्क की करेंसी की दूसरे मुल्क की करेंसी के मुकाबले में कीमत है, सिंपल। लेकिन ये इतना अहम वेरिएबल है, इतना ज़रूरी पैमाना है कि पूरी की पूरी इकॉनमी इस पर डिपेंड करती है। और बस यहीं से असल कशमकश शुरू हो जाती है। देखें, एक तरफ है सियासी सहूलत, मतलब थोड़े वक्त के लिए सब कुछ ठीक दिखाने के लिए एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करके मईशी मजबूती का एक धोखा सा पैदा कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है मईशी हकायक, और वो ये कहते हैं कि एक्सचेंज रेट को उसकी असल मार्केट वैल्यू पर छोड़ो ताकि एक्सपोर्ट्स मुकाबला कर सके और मुल्क लंबे अरसे तक तरक्की करे। तो चलिए ज़रा हिस्ट्री में चलते हैं। पाकिस्तान की माशी तारीख को अगर देखें तो एक पैटर्न नज़र आता है, एक साइकिल। थोड़े अरसे के लिए सब ठीक लगता है, एक मसनूई स्टेबिलिटी होती है, और फिर अचानक से सब कुछ गिर जाता है, एक क्राइसिस आ जाता है। ये साइकिल हमें तीन खास दौर में बहुत वाज़ेह तौर पर दिखता है। पहला 2000s का मुशर्रफ दौर, फिर 2013 से 2017 का दौर जब फंडामेंटल्स को नज़रअंदाज किया गया, और हाल ही में 2020s में जहां मार्केट में बिगाड़ ने एक नया क्राइसिस पैदा किया। मुशर्रफ दौर की ही मिसाल ले लें। काफ़ी अरसे तक रुपए को 60 रुपए पर डॉलर के आसपास बिल्कुल स्टेबल रखा गया, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा तो फिर क्या हुआ? 2007 से 2009 के बीच रुपया 60 से गिरकर सीधा 80 के पार चला गया। और इसका नतीजा ये निकला कि मुल्क के रिजर्व्स ख़त्म हो गए और हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पास जाना पड़ा। और ये पैटर्न, ये कहानी हमने देखा कि बाद में भी दोहराई गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं 2013 से 17 के दौर की तरफ। वही कहानी, अलग नंबर्स। रुपये को 105 के करीब फिक्स रखा गया, लेकिन जब पर्दा हटा और हकीकत सामने आई तो 2017 से 2019 तक ये 160 रुपए पर डॉलर तक जा पहुंचा। इमेजिन द शॉक। और इस बार भी नतीजा कुछ बेहतर नहीं था। अचानक इतनी बड़ी तब्दीली आई कि इसने इकोनॉमी को संभालने के बजाय उल्टा फर्म्स को, बिजनेसेस को हिलाकर रख दिया, और महंगाई की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो आसमान से बातें करने लगीं। लेकिन अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो आने वाला झटका तो और भी ज़बरदस्त था। सोचिए, 2023 के शुरू में एक ही दिन में रुपये 10% गिर गया और पूरे साल में करीबन 30% की डिवैल्यूएशन हुई। ये बहुत बड़ा शॉक था। अब आप सोचेंगे कि रुपए सस्ता होने से एक्सपोर्ट्स को तो फायदा होना चाहिए था ना, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कॉस्ट्स इतनी बढ़ गईं, इंपोर्ट्स पर पाबंदियां लग गईं और बिजनेस कॉन्फिडेंस इतना टूट गया कि एक्सपोर्ट्स को जो थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता था वो भी ज़ाया हो गया। तो इन बार बार होने वाले वाकयात से, इन क्राइसिस से हमें एक बहुत वाज़ेह सबक मिलता है। चलिए अब देखते हैं कि इस मसनूई स्टेबिलिटी, इस आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी की असल कीमत क्या है जो हम चुका रहे हैं। देखें, जब करेंसी को ज़बरदस्ती कंट्रोल किया जाता है तो होता क्या है? ये एक्सपोर्ट्स पर एक किस्म का टैक्स बन जाता है और इंपोर्ट्स के लिए सब्सिडी। इससे सिर्फ फजूल खर्ची और रेंट सीकिंग को फ़रोग मिलता है। जो ट्रेडेबल सेक्टर्स हैं, जहां से मुल्क कमा सकता है, वहां इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है। और फिर जब आखिर में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि चेंज लाना ही पड़ता है, तो वो हमेशा एक अचानक बड़े क्राइसिस की सूरत में आता है। तो फिर सवाल ये है कि इस सब का हल क्या है? क्या इस साइकिल से निकलने का कोई रास्ता है?
بالکل ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم ان ملکوں سے سیکھیں جنہوں نے اپنی ایکسپورٹس کو کامیاب بنایا ہے اور ایک قابل اعتماد راستہ چنیں۔ یہاں پر فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ پاکستان کیا کرتا ہے؟ کرائسس کے بعد اچانک بڑی ڈیویلیویشنز، نتیجہ ایکسپورٹس کو نقصان اور ٹرسٹ ختم۔ اس کے برعکس ویتنام اور بنگلہ دیش کو دیکھیں، وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں۔ اس سے ان کی کمپیٹیٹیونیس بھی برقرار رہتی ہے اور ان کے ایکسپورٹرز کا اعتماد بھی ٹوٹا نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، ایک اچھی ایکسپورٹ اسٹریٹجی صرف ایکسچینج ریٹ ٹھیک کرنے کا نام نہیں ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے لیے انرجی کی قیمتیں ایسی رکھنی ہوں گی جو مقابلہ کر سکیں، ایک ایسا ٹیکس سسٹم چاہیے جس پر بھروسہ کیا جا سکے، لاجسٹکس بہتر بنانی ہوں گی اور لوگوں کی سکلز کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ یہ پورا ایک پیکج ہے۔ تو پھر پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ روپیہ اسٹرانگ ہو یا ویک۔ اصل مسئلہ تو وہ سوچ ہے، وہ پختہ یقین ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے، یعنی زبردستی کے انتظامات سے، اصل معاشی مقابلے کا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور یہاں ہم ایک اہم سوال پر آ کر رکتے ہیں، ایک ایسا سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز، کیا زبردستی کے انتظامات واقعی کبھی حقیقی معاشی مقابلے کا بدل ہو سکتے ہیں؟ امید ہے یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسی ہی مزید گفتگو سننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اور ہاں، مونیکو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔